हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम चर्चा करते हैं राजस्थान की प्रथाओं के बारे में। हम किसके बारे में देख रहे थे? राजस्थान के कुछ प्रथाएं हैं, क्षेत्र विशेष में कुछ रिवाजें होते हैं जो धीरे धीरे प्रचलन में आ जाते हैं, उन्हें प्रथाएं कहा जाता है। तो हमने 8 प्रथाओं के बारे में चर्चा की। पहला हमने देखा था दहेज प्रथा। 1961 में दहेज निवारण अधिनियम पारित कर इस प्रथा पर रोक लगाई गई। दूसरा हमने नाता प्रथा देखा था, जो एक संबंधों का प्रकार है। आदिवासी क्षेत्र में यह सर्वाधिक देखने को मिलता है। तीसरा हमने पढ़ा था डाकन प्रथा है। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के काल में 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडर जे.सी. बुक ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। और चौथा हमने प्रथा देखी थी बेगार प्रथा। वह कार्य जिसके प्रति मेहनताना प्राप्त न हो उसे बेगार कहा जाता है। और बेगार सर्वाधिक कौन लेते थे? प्राचीन समय में राजपूत और ब्राह्मण बेगार प्रथा का अनुपालन करते थे। उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बुलाकर कार्य करवा लिया जाता था, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जाते थे या न उसे खाने के लिए कुछ वस्तुएं दी जाती थी। तो बेगार शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा था समेड़ा या सेड़ा प्रथा, जो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का किया गया स्वागत समारोह क्या कहलाता है? समेड़ा या सेड़ा कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जुनार या मेड़। तो जब हम पार्टी देते हैं, विवाह से पहले दिन जो पार्टी दी जाती है, यानी गांव के लोगों या शहरों के लोगों के द्वारा दिया गया सामूहिक भोजन है, वर या वधु पक्ष के द्वारा दिया गया सामूहिक भोजन क्या कहलाता है? जुनार या मेल कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था छेड़ा फाड़ना पड़ता है। सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा महिला के द्वारा अपनी ओढ़नी का एक पल्लू फाड़कर अपने पति को दे दिया जाता है। उपहार स्वरूप ये लो पति जी, और मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा कभी भी नहीं आऊंगी। तो इसे क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना प्रथा कहा जाता है। और अगला हमने पढ़ा था झगड़ा प्रथा है। कौन सा आता है? झगड़ा प्रथा है। तो झगड़ा प्रथा क्या कहलाता है? वधु जो कन्या होती है, महिला के दूसरे पति के द्वारा महिला के पहले पति को कुछ उपहार स्वरूप से दे दिए जाते हैं और महिला को वह ले जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं झगड़ा प्रथा। और जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। आज हम नई प्रथा पढ़ेंगे। नई प्रथा कौन सी आती है? सती प्रथा है। सती प्रथा सहगमन या सहमरण है। सती प्रथा सहगमन या सहमरण है या इसे अनवारोहण कहा जाता है। तो कौन सी प्रथा आती है? सती प्रथा। सती प्रथा सहगमन या इसे सहमरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? सहमरण या इसे अन्वारोहण कहा जाता है। अन्वारोहण। आजकल तो यह प्रथा खत्म होगी, लेकिन प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो वहां पर यह प्रथा देखने को मिलती है। सती प्रथा सहगमन, सहमरण या अन्वारोहण। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसकी पत्नी को उसके साथ में बढ़ना पड़ता, सती होना पड़ता था। जहां पर उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाए, उसी दाह संस्कार में उस पत्नी को वहां पर बैठना होता था और अपने पति के साथ जाना पड़ता था। इसे क्या कहते हैं? सती प्रथा है या सहगमन है, साथ में जाना है। सहमरण साथ में बढ़ना है। अन्वारोहण आगे की ओर गति के लिए साथ में जाना पड़ता था। तो ये बहुत ही भयंकर प्रथा, बहुत ही भयंकर प्रथा थी। किस प्रकार एक महिला को न चाहते हुए भी अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती थी और मौत को स्वीकार करना पड़ता था। ये प्रथा क्या कराती है? सती प्रथा, सहगमन और सहमरण। इसके बारे में प्रथम जो बार की बात करते हैं, भारत में पहली बार सती होने की जानकारी हमें कहां से मिलती है? 511। भारत में प्रथम बार सती होने की जानकारी हमें 511 ईस्वी में देखने को मिली थी। सर्वप्रथम जो भानुगुप्त एर्ण अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें सेनापति गोपराज की पत्नी सती शहीद हो जाती है। सेनापति था, आगे बढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे तो इनके बारे में डिटेल से। एक सेनापति हुए थे गोपराज, उनकी पत्नी को सती होना पड़ा था। पत्नी को सती होना पड़ा था। तो सर्वप्रथम सती होने की जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रथम बार भारत में सती होने की जानकारी हमें 511 ईस्वी में भानुगुप्त कौन से गुप्त है? भानुगुप्त एर्ण के अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें
सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। तो प्रथम बार भारत में इस प्रथा के बारे में जानकारी हमें भानुगुप्त एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। इसमें सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। राजस्थान में सती होने की प्रथम बार जानकारी हमें 861 ईस्वी में मिलती है। भारत में देखा भानुगुप्त एरण अभिलेख से प्राप्त होती है और राजस्थान में 861 ईस्वी में गठियाला शिलालेख जोधपुर से प्राप्त होती है। भारत की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, भानुगुप्त एरण अभिलेख है, जिसमें सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई। गोपराज की मृत्यु हो जाती तो उनके साथ उनकी पत्नी को वहां पर बिठाया जाता, वो वहां पर सती होती है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में पहली बार जानकारी हमें 861 में गठियाला शिलालेख जोधपुर से प्राप्त है। गठियाला शिलालेख कहाँ का है, जोधपुर का है, जहां से हमें प्रथम बार पता चलता है कि सती होने की परंपरा राजस्थान में भी थी। जिसमें अगर हम बात करते हैं सेनापति राणुका की पत्नी संपल देवी सती होती है। तो इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट है राजस्थान में सती होने की जानकारी हमें गठियाला है। कौन सा याला है, गठियाला शिलालेख कहां का है, जोधपुर का है। गठियाला शिलालेख जोधपुर से प्राप्त होती है, जिसमें सेनापति राणुका की पत्नी, कौन सी का की पत्नी, राणुका की पत्नी संपल देवी, कौन सी देवी, संपल देवी सती हुई थी। तो भारत में सती प्रथा के बारे में जानकारी हमें 511 ईस्वी में भानुगुप्त एरण अभिलेख से मिलती है, जिसमें सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, हमें गठियाला शिलालेख से बहुत बड़ा शिलालेख, गठियाला शिलालेख की बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो गठियाला शिलालेख बहुत अच्छा और शानदार बड़ा शिलालेख है। तो गठियाला शिलालेख से हमें राजस्थान में प्रथम बार सती होने की जानकारी मिलती है और ये किसकी सेनापति की थी, राणुका की पत्नी संपल देवी सती हुई थी। भारत में सती प्रथा को रोकने का कार्य अम्बेटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। प्रश्न आता है कि भारत में किसके द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में सती प्रथा को, बहुत खतरनाक प्रथा थी, भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास अम्बेटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया। बहुत खतरनाक प्रथा, किस प्रकार एक महिला को अपनी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता था। पता चलता है कि उनके पति की मृत्यु होगी, तो जब उनको वहां पर लेटाया जाता है, उनकी बनाई जाती है, अर्थी बनाई जाती है, वहां पर ले जाया जाता है, तो महिला को कैसे देखना पड़ता है कि उसकी भी मौत सामने है, उसको भी साथ में जाना पड़ेगा। तो प्रथम बार इस पर रोक किसने लगाई थी, अम्बेटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया गया था। 1822 में बूंदी रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 1822 में बूंदी रियासत ने इसे क्या किया था, गैर कानूनी घोषित किया था। बूंदी ने कहा था कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी ऐसी अपने रिवाज बना, इसको बंद किया जाए। तो 1822 में बूंदी रियासत के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आधुनिक भारत के जन्मदाता है, जिसे सभी जानते हैं। आधुनिक भारत के जन्मदाता है राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और उनके प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में इस लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती निवारण अधिनियम पास किया था और इस प्रथा पर रोक लगाई थी। तो 5 पॉइंट क्या है, आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगाई।
तो आधुनिक भारत के जन्मदाता है राजा राममोहन राय। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और अपने अपने विचार दिए थे। उन्होंने इस प्रथा के बारे में देखा और पढ़ा। उन्होंने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो रोकने के लिए 1809 लॉर्ड विलियम बेटिक के पास में जाता और कहता है कि इस प्रकार की प्रथा बहुत गलत है। तो उन्होंने सती निवारण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड विलियम बेटिक क्या करते हैं, सती निवारण अधिनियम पारित किया और इस प्रथा पर रोक लगाई गई। इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार रोक लगाने वाली रियासत कौन सी आती, कोटा रियासत। बाकी क्वेश्चन करेंगे वहां देखेंगे कि जब राजा राममोहन राय के प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी, प्रथम कौन सी रियासत थी जिसने इसका प्रयास किया था, तो कोटा और बूंदी में से कोटा रियासत के द्वारा प्रयास किया गया। तो सती है, सहगमन है, सहमरण अनिवार्य है, एक प्रथा है, बहुत खतरनाक प्रथा है। प्रथम बार भारत में 511 ईस्वी में भानुगुप्त इरण के शिलालेख के बारे में पता चलता है और इसमें पता चलता है कि किस प्रकार सेनापति गोपराज की पत्नी सती हो जाती है। राजस्थान में सती होने की प्रथम बार जानकारी हमें 861 में घड़ियाला शिलालेख से मिलती है, जिसमें पता चलता है किस प्रकार राणुका की पत्नी संपल देवी सती हुई थी। भारत में सती निवारण का प्रथम प्रयास अम्बेडी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास बूंदी रियासत ने प्रथम बार किया था, लेकिन उनके कौन मानता है। इसके बाद में आता है आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उन्होंने देखा था किस प्रकार यह प्रथा खतरनाक है। तो उन्होंने इस प्रथा के लिए लॉर्ड विलियम बेटिक के पास गए और उन्होंने एक प्रस्तावना के रूप में कहा था कि इस प्रथा पर रोक लगाएं। तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 1829 में सती निवारण अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1987 में दिवराला गांव सीकर की रूप कमर अंतिम सती मानी जाती है। 1987 में दिवराला गांव सीकर बहुत शानदार शहर है। दिवराला गांव सीकर की रूप कमर अंतिम सती मानी जाती है। तो दिवराला गांव सीकर की रूप कमर है, 1987 में अंतिम सती मानी जाती है। उसके बाद में कोई सती करने को इस अधिनियम पर पारित किया गया था और इस पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद में कोई भी सती महिला देखने को नहीं मिली, किसी को भी सती नहीं किया गया। तो रूप कमर को देवराला गांव सीकर की अंतिम सती माना जाता है और इसी अधिनियम के तहत सती मेलों पर भी रोक लगा दी थी। पहले सती मेले लगा करते थे। अंतिम महिला कौन सी आती है, राजस्थान के सीकर की दिवराला गांव की रूप कमर है, अंतिम सती माना जाता है। तो इसके बाद में पड़ेगी महासती। महासती है, सती के बाद में कौन सा आता है, महासती। तो सती प्रथा सहगमन सहमरण प्रथम बार भारत में सती होने की जानकारी भानुगुप्त लेख से 511 ईस्वी में मिलती। इसमें जो सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। राजस्थान में प्रथम बार सती होने की जानकारी में 861 में घटियाला शिलालेख जोधपुर से मिलती, जिसमें जो राणुका की पत्नी संपल देवी सती हो जाती है। राणुका की पत्नी इसमें सती हुई थी। इस पर अम्बेडी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रथम बार प्रयास किए गए इसको रोकने के लिए। 1982 में बूंदी रियासत के द्वारा इस पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रही थी। आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राममोहन राय के द्वारा इस को रोकने का प्रयास किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा सती निवारण अधिनियम पारित किया गया और इस पर रोक लगाई गई थी। अंतिम सती 1987 में सीकर के दिवराला गांव की रूप कमर अंतिम सती देखने को मिलती है। इसके बाद में कौन सी आती है, महासती है। महासती है तो कोई जो महिला होती है उसके पति की जब मृत्यु हो जाती है, पति की जब मृत्यु हो जाती है, उस महिला के द्वारा अपनी पति की अन्यत्र मृत्यु हो जाने के कारण पति की चिता के साथ न जलकर पति की किसी ज्ञात वस्तु के साथ जल जाना क्या कहलाता है, महासती कहलाता है। तो पति की किसी भी ज्ञात वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है, महासती कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे महासती अपनी पति की अन्यत्र मृत्यु हो जाने का, मृत्यु हो जाने के कारण पत्नी का पति के साथ ना जलकर पति की किसी
पति की किसी ज्ञात वस्तु के साथ जलना या सती होना, के साथ सती लिखते हैं, के साथ सती होना क्या कहलाता है? महासती कहलाता है। क्या कहलाता है? महासती। अभी हम पढ़कर आए थे रूठी रानी, रूठी रानी जिसे उमादेय कहा जाता है। मालदेव की मृत्यु हो जाती है, मालदेव से उम्र भर यह नहीं मिलती है, लेकिन जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो जैसे समाचार उमादेय के पास रूठी रानी के पास पहुंचता है तो रूठी रानी अपने पति की पगड़ी के साथ पगड़ी को लेकर जाती है और सती हो जाती है। तो पति की अनंतर मृत्यु हो जाने के बाद पति सामने नहीं, तो उसकी चिता में तो बैठकर कैसे जले? तो पति की जब और कहीं मृत्यु हो जाने के द्वारा पत्नी के द्वारा उसकी ज्ञात वस्तु को हाथ में लेकर, उसको साथ में लेकर जब सती होती है तो इसे क्या कहा जाता है? महासती है। उमादेय रूठी रानी का इसका उदाहरण हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा, वहीं से देखकर आते हैं। तो रूठी रानी या महासती के रूप में जाने जाती है। इसके बाद में कौन सा था? सत्ता प्रथा। क्या कहलाती है? सत्ता प्रथा। इसका तो पालन कोई सा करता है? अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण, अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण पति का उसके साथ जल जाना सता कहलाता है। पत्नी की चिता के साथ पति का जल जाना क्या कहलाता है? सता कहलाता है। तो पति तो ऐसा कोई साथ मिलता है? ढूंढने से दीपक लेकर घूमते तब भी ऐसा पति देखने को मिलता है। पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो पति का उसकी चिता के साथ जल जाना क्या कहलाता है? सता प्रथा कहलाता है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में ओष्टू गांव, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ओष्टू गांव में सता का मंदिर भी है और वहां सता देखने की घटना भी मिली है, सता प्रथा की घटना भी मिली है। तो अगर हम बात करते हैं ओष्टू गांव तहसील चिरावा है, जिला झुंझुनू में, वहां पर सता प्रथा को देखने को मिला है। पत्नी की मृत्यु के बाद पति का पत्नी की चिता के साथ सती होना महासता कहलाती है, सता प्रथा कहलाती है, महासता प्रथा कहलाती है। यह ओष्टू गांव तहसील चिरावा जिला झुंझुनू वहां पर देखने को मिलती है। तो वहां पर ओष्टू गांव में सता माता, सता का मंदिर भी है। तो प्रश्न आएगा सता का एकमात्र मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? ओष्टू गांव में देखने को मिलता है, ओष्टू गांव में देखने को मिलता है। तो सती प्रथा सेकंड प्रथा। महासती अपने पति के साथ नहीं जलकर उसकी पति की ज्ञात वस्तु के साथ जल जाना, सती हो जाना महासती कहलाती है। और सता प्रथा है पति के द्वारा पत्नी की याद में उसके साथ जल जाना या सती हो जाना, क्या कहलाता है? सता कहलाता है। सता मंदिर कहां पर है? अपना ओष्टू गांव तहसील चिरावा है, जिला झुंझुनू में देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है विधवा विवाह। कौन सा आता है? विधवा विवाह है। पहले जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला के द्वारा दोबारा विवाह नहीं किया जाता था, उस महिला के द्वारा दोबारा विवाह नहीं किया जाता था। विधवा विवाह प्रथा। तो ये भी बहुत खतरनाक रिवाज था। जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, चाहे छोटी उम्र की हो चाहे बड़ी उम्र की, तो उसका द्वारा दोबारा शादी नहीं की जाती थी, तो वो महिला उम्र भर ऐसे ही बैठी रहती थी। परंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में उन्होंने प्रयास किए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लाल डलहौजी ने विधवा पुनर्गठन विभाग का निर्माण किया। उनके द्वारा 1856 में लॉर्ड डलहौजी थे, उनके सामने ये गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने कहा इस प्रकार की समस्या है, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। उनके द्वारा क्या किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो विधवा विवाह प्रथा क्या थी कि जब प्राचीन समय में कोई लड़की थी, छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती, उसके पति की मृत्यु हो जाती तो वह उम्र भर उसे ऐसे ही जीवन यापन करना पड़ता, दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1856 के अंदर इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया और इसके तहत दोबारा शादी कर सकती थी। कोई जो विधवा महिला है वो दोबारा से शादी कर सकती थी। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए, तो उनके माध्यम से क्या दोबारा शादी होना। प्रश्न इतना ही पूछा जाता है किसके प्रयासों से। विधवा बहुत बार आया गया है। विधवा विवाह प्रथा को रोक लगाने के लिए किसने प्रयास किए थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और किसके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था कि इस प्रथा पर रोक लगाई जाए? लॉर्ड डलहौजी थे, उनके सामने जाते हैं, उन्होंने कहते हैं, तो उनके द्वारा इस प्रथा पर एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसमें कहा गया था जो विधवा महिला दोबारा शादी करना चाहती है वो शादी कर सकती है। तो यह कब आया था? 1856 में आया था। उसके बाद में क्या महिलाओं ने दोबारा शादी करना स्टार्ट किया गया। तो विधवा विवाह एक प्रथा थी, 1856 में इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद में आता है बाल विवाह। बाल विवाह पहले हमने देखा था बहुत ही छोटे छोटे बालकों का विवाह कर दिया जाता, बहुत ही छोटे छोटे बालकों का, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका विवाह कर दिया जाता था। तो पहले लोग अनपढ़ थे, पता नहीं था। तो इस प्रथा पर बाल विवाह को रोकने का पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने किया। अकबर दिल्ली सल्तनत का सम्राट देखा है, उसने देखा तो ये प्रथा खतरनाक है। तो अकबर के द्वारा बाल विवाह पर प्रथम प्रयास किया गया था। बाल विवाह सर्वाधिक वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी आखा तीज को बनाया जाता है। तो हमने देखें आखा तीज या वैशाख शुक्ल होता है तो उस दिन का सर्वाधिक विवाह होते हैं, सर्वाधिक विवाह देखने को मिलते हैं। तो वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज को या इसे अक्षय तृतीया बहुत सावा कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे बाल विवाह पर प्रथम बार रोक अकबर ने लगाई। बाल विवाह छोटी उम्र में शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। यह आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया, अबूझ सावा, ठीक है, आखा तीज है, वैशाख शुक्ल तृतीया और अबूझ सावा को देखने को मिलते हैं। इस दिन बहुत लाखों में शादियां हो जाती है। अजमेर में हरिविलास सादा ने 1929 में, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं अकबर ने पूरे भारत में लगाई थी, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के आते हैं हरिविलास सावदा है। तो अजमेर की हरिविलास सावदा ने 1929 में बाल निरोधक अधिनियम बनाया था। अजमेर के हरिविलास सावदा के द्वारा राजस्थान में 1929 में बाल निरोधक अधिनियम बनाकर केंद्र सरकार को भेंट किया। 1930 में यह अधिनियम है वो एक अधिनियम केंद्र सरकार के पास आता है और 1930 में यह अधिनियम एक जो प्रथा को रोकने के लिए शारदा एक्ट के नाम से पूरे देश में लागू होता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं कौन सा आता है? हरिविलास सावदा है। राजस्थान के अजमेर के हरिविलास सावदा के द्वारा 1929 में, लिख लेते हैं इसमें, राजस्थान में अजमेर के हरिविलास सावदा ने 1929 में बाल निरोधक अधिनियम बनाकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया और केंद्र सरकार ने इसे 1930 में शारदा एक्ट के नाम से पूरे भारत में क्या है लागू किया, जिसके तहत क्या है बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। वर्तमान में बाल विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष की। पहले ये बहुत छोटी उम्र में 13, 14, 15, 16 इस साल में विवाह कर दिया जाता। तो बाल विवाह पर प्रथम प्रयास अकबर करता है। राजस्थान में अजमेर के हरिविलास सावदा के द्वारा बाल विवाह के बारे में प्रयास किया गया रोकने के लिए। 1929 में केंद्र सरकार के पास जाते हैं और एक नियम प्रस्तुत करते हैं जिस पर चर्चा करते हैं। 1930 में इसे पारित किया जाता है। इसके बाद में अगला है समाधि प्रथा। अगला कौन सा आता है? 13वीं प्रथा कौन सी थी? समाधि प्रथा। साधु संत सन्यासी महात्माओं के द्वारा जीते जी, साधु संत सन्यासी है महात्माओं के द्वारा अपने जीते जी जो जीवित होते हैं, जीते जी उनको क्या किया समाधि ली जाती है। जीते जी जब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? साधु समाधि कहा जाता है। साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी वास्तविक रूप से जो होते हैं तो उनके द्वारा साधु संत सन्यासी महात्माओं के द्वारा जीते जी मृत्यु को धारण करना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है।
वो जीते जीत बैठे बैठे के अपनी मृत्यु अपने आप स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि इतने समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे को वहां दफना देना। तो बड़े बड़े साधु संत सन्यासियों महात्माओं के द्वारा जीते जी मृत्यु को प्राप्त करना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। ये दो प्रकार की समाधि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की होती है। पहली समाधि की अगर हम बात करते हैं तो जो समाधि जल के अंदर ली जाती है उसे जल समाधि कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है? वो समाधि। तो समाधि प्रथा बड़े बड़े साधु संत सन्यासियों, बड़े बड़े साधु संत सन्यासियों महात्माओं के द्वारा जीते जी मृत्यु को प्राप्त करना समाधि कहलाती है। और यह दो प्रकार के होते हैं, जल समाधि और भू समाधि। भू समाधि भूमि में और कई क्या जल में बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त करते हैं जल समाधि। कई तो क्या है नीचे गड्ढा खोद कर उनको वहां बैठा दिया जाता है और वहां पर बैठे बैठे क्या है मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे कौन से आते हैं? जल के अंदर बैठे रहते हैं समाधि के रूप में और वहां से अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो 1861 में आमेर के शासक थे राम सिंह सेकंड। हमने पढ़ा था आमेर के शासक कौन से थे? राम सिंह सेकंड है। उनके द्वारा 1800 अगर हम बात करते हैं 61 में आमेर के शासक राम सिंह सेकंड के कार्यकाल में P.A. लुड्लो ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। पॉलिटिकल एजेंट कौन से आते हैं? लुड्लो के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। प्रश्न पूछ लिया जाए कि समाधि प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1861 में आमेर के शासक राम सिंह सेकंड के काल में पॉलिटिकल एजेंट लुड्लो के द्वारा रोक लगाई गई। 1861 में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई। तो कौन से थे? पॉलिटिकल एजेंट लुड्लो के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद में एक प्रथा आती है त्याग प्रथा। कौन सी आती है? त्याग प्रथा है। त्याग प्रथा है कौन सी है? 14वीं प्रथा कौन सी लाती है? त्याग प्रथा है। सर्वाधिक इसका प्रचलन कौन सी आती है? मारवाड़ क्षेत्र में आती है। 14वीं प्रथा कौन सी आती है? त्याग प्रथा। तो सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। समाधि प्रथा भी बहुत सारे साधु संत जो वास्तविक थे उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया जाता था। वो पहले ही समाधि लेकर बैठ जाते थे और निश्चित समय में उनकी मृत्यु हो जाती थी। पॉलिटिकल एजेंट लुड्लो को पता चला, उसने इस प्रथा पर रोक लगाया था। अगली कौन सी आती है? अपनी 14वीं प्रथा है त्याग प्रथा है। तो मारवाड़ प्रांत में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी पुत्री का जब विवाह किया जाता था, उसकी जब विदाई का समय आता था, तो जब उसकी विदाई का समय आता था, बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, सामंत थे, तो उनके द्वारा बड़ा विवाह किया जाता था। और उसमें जब लड़की की विदाई की जाती थी, विदाई का समय आता था, तो लड़की को जो ही डोली को घर से रवाना किया जाता था, उसके सामने क्या है कई जातियां आकर खड़ी हो जाती थी और वो उनसे क्या है कुछ मांग करती थी। कुछ क्या है मांग करती थी। तो तीनों जातियां जो लड़की की है, चाण थी, भाट है और ढोली है, ये 2-3 प्रकार की जातियां थी। ये उस सामंत या सम्राट के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और मांग करती थी। डोले के मुंह मांगी रकम लेती थी। इस धनराशि को क्या कहा जाता था? त्याग करता है। सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में। तो इसमें जो बड़े बड़े राजा थे, सम्राट थे, शासक थे, सामंत थे, वो अपनी लड़की का विवाह करते थे और विवाह के उपरांत जब लड़की को डोली को घर से विदाई दी जाती थी, तो ये 3 जातियां थी। तो कौन सी आती है? चाण, भाट है और ढोली है। ये सामने आकर खड़ी हो जाती थी और मुंह मांगी कीमत मांगती, मुंह मांगा पैसा मांगती थी और उस सम्राट को देना पड़ता था। लेकिन 1841 में वाल्टरकृत हितकार्नी सभा के द्वारा, राजपूत हितकार्नी के सभा के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। तो 1841 में राजपूत वाल्टर हितकार्नी सभा के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। कौन सी जातियां थी? चाण, भाट। एक तो कौन सी थी? चाण। और दूसरी अगर हम बात करते हैं जाति की, तो वो कौन सी थी? भाट थी। चाण, भाट है और ढोली इनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। तो ढोल जाती थी, उनका कार्य क्या था? ढोल बजाना। वो तो क्या ढोल बजाती थी, ढोल बजा करके है उनके सामने खड़ी हो जाती थी। दूसरी अगर हम बात करते हैं भाट है, तो भाटों का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? वंशावली रखाना। इनका काम था वंशावली रखना था। वंश के बारे में बताते, तुम्हारे पिताजी ने ये दिया था, तुम्हारे दादाजी ने ये दिया था। इस प्रकार के भाट आते हैं, वो डिटेल रखते हैं।
तो वो तो करके वंशावली गाने लगते थे। और चारण जो जाति थी, चारण जाति है, उनको उनके द्वारा राजपूत राजाओं की वीर रस में गाथा सुनाई जाती थी। कहते तुम्हारे पिताजी ने इस प्रकार का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में जीतने के बाद कितना उपहार दिया था, उसने अपने लड़के का विवाह किया था तो हमें इतना उपहार दिया था। तो चारण वंशावली, चारणों के द्वारा वीर रस में गाथा गाते थे राजाओं की, और बाहर थे वो वंशावली रखते थे और ढोली का कार्य ढोल बजाना था। जब तीनों जातियां सामने आकर खड़ी हो जाती थी उस सम्राट को उन्हें कुछ देना पड़ता था, तो जो ये दिया जाता था इसे क्या कहते हैं, त्याग कहा जाता है। 1841 में राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा ने इस पर रोक लगाई थी। इसके बाद में आता है कन्यावध। कौन सा आता है, कन्यावध। ये भी मारवाड़ क्षेत्र का है, मारवाड़ क्षेत्र में देखा जाता है। जब लड़कियां पैदा होती तो उनको मार दिया जाता था, इसे क्या कहा जाता है, कन्यावध। कन्यावध की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ में राजपूत समाज में कन्यावध पर पहली बार रोक लगाई थी। राजपूत राजा वो केवल अपने लड़कों को वंश के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों का वध कर दिया जाता था, तो इसलिए कन्यावध कहाँ पर है, मारवाड़ क्षेत्र में और राजपूत में, राजपूत क्षेत्र में देखने को मिलती थी। राजपूतों के द्वारा इस प्रथा पर पहली बार रोक लगाई गई थी। कन्यावध है वो किया जाता था। धीरे धीरे राजपूत राजे जो और धीरे धीरे अपडेट होने लगे, पढ़े लिखे होने लगे, तो क्षेत्रीय समाज की, क्षेत्रीय राजपूत सभा के लोगों के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। कौन सा आता है, क्षेत्रीय सभा, राजपूतों की क्षेत्रीय सभा थी, उसने इस प्रथा पर रोक लगाई। त्याग प्रथा, उपहार स्वरूप कुछ दिया जाना, और कन्यावध की हम बात करते हैं, कन्याओं का वध करना है। इसके बाद में कौन से आते हैं, डावरिया प्रथा। 16वीं प्रथा कौन से आती है, डावरिया। डावरिया प्रथा, तो डावरिया प्रथा की अगर बात करते हैं तो यह भी अपने आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक प्रथा है। इस प्रथा की अगर हम बात करें तो इस प्रथा में राजा महाराजा अपनी लड़की के विवाह करता था। कोई राजा था, महाराजा था, सामंत था, जब वह अपनी लड़की का विवाह करते थे तो विवाह में जब लड़की को, कुंवारी लड़की दहेज देते थे, जब लड़की का विवाह किया जाता था तो विवाह के स्वरूप के उनके साथ एक कुंवारी लड़की भेजा करते थे, ताकि जिसको बेटी का विवाह किया उसको वहां पर जाकर कार्य ना करना पड़े है। इससे उत्पन्न होने वाली संतान क्या कराती है, गोला है, गोली है, चाकर है, राण हत्ता है। तो इस प्रकार की जब प्रथा थी उसे क्या कहते थे, डावरिया प्रथा है। उसे क्या कहा जाता था, डावरिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो डावरिया प्रथा क्या कहलाती है, जब शासकों के द्वारा, शासकों या सामंतों के द्वारा, शासकों के द्वारा अपनी लड़की का विवाह किया जाता था तो उनके साथ एक कुंवारी कन्या को भेजा जाता था, कन्या को वो भेजते थे। इसे क्या कहते हैं, डावरिया। इनसे होने वाली संतान क्या कहलाती है, गोला है, गोली है, चाकर है, राम हत्ता है। ये वर्तमान में ओबीसी श्रेणी में आती है। हमने देखा था, हमने जब पढ़ा था शासक थे मालदेव, उनकी पत्नी कौन थी, उमादेवी, जिसे रूठी रानी कहा जाता था। तो जब लुणकन भाटी के द्वारा, जिस समय का भाटी था, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, उमादेवी का विवाह किसके साथ करते हैं, माल उनके साथ किया जाता है। तो उनके साथ जब भेजते हैं तो उनके साथ में किसको भेजा था, भारमली, भारमली को भेजा था। तो वो भारमली कौन सी थी, यही एक कुंवारी कन्या थी जो कहाँ, वहां पर काम करने के लिए जाती है। जो लड़की होती है उसकी काम करने के लिए एक साथ में कन्या आती है, तो उस कन्या को जो प्रथा होती है, इस प्रथा को क्या कहा जाता है, डावरिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं, डावरिया प्रथा है। तो इसके बाद में एक आती है 17वां हाली प्रथा है। हाली प्रथा है, हाली प्रथा की अगर बात करते हैं, हाली या सागरी प्रथा है, हाली या इसे क्या कहते हैं, सागरी प्रथा। हाली प्रथा है, हलों के माध्यम से जब खेत जोतते हैं उनमें कार्य करने के लिए व्यक्तियों को बुलाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाली प्रथा या सागरी प्रथा है। तो हाली प्रथा सागरी निवारण अधिनियम 1961 में पारित करके इस पर रोक लगाई। 1961 में इस प्रथा पर रोक लगाई। हाली या सागरी प्रथा है। तो प्राचीन समय में राजपूत राजा या किसी जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के सामंत थे, वो क्या किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को अपने पास बुला लेते और उन्होंने कहते थे कि आपको इतना हल जोतना है, इतने क्षेत्र में सिंचाई करनी है,
इतने क्षेत्र में कार्य करना है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, लोग परेशान हो गए। 1961 में इस प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। एक आता है दास प्रथा। नाम कौन सा? दास। तो राजा महाराजा थे, उनको कार्य करने के लिए अपने अधीन व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति उनको रखने होते थे, व्यक्तियों को अपने अनुसार उन्हें कार्य करवाना पड़ता था। दास प्रथा जो है, भारत में पहली बार दास प्रथा की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कौटिल्य से मिलती है। भारत में प्रथम बार दास प्रथा की जानकारी हमें कहां देखने को मिली थी? तो ये हमें कौटिल्य के क्षेत्र में देखने को मिली थी। कौटिल्य था, उन्होंने अपने ग्रंथों में इसके बारे में चर्चा की। दास है कि स्वामी है, स्वामी के अधीन दास है, उनके कार्य करना ही पड़ता था। तो दास के बारे में कौटिल्य की अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। दास प्रथा पर पहली बार रोक किसके द्वारा? 1529 ईस्वी में। तो कौटिल्य के इकोनॉमिक्स, कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें दास प्रथा के बारे में प्रथम बार हमें मिला है। दास प्रथा पर पहली बार किसके द्वारा? 1529 में प्रयास किए गए थे, लेकिन विधिवत रूप से इस प्रथा पर रोक अकबर के द्वारा 1562 में लगवाई गई थी। तो दास प्रथा पर प्रथम बार रोक 1562 में अकबर ने लगाई थी। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने प्रयास किए और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दास निवारण अधिनियम पारित किया। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दास निवारण अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से इसको रोकने का कार्य किया गया और इसका रोकने का कार्य प्रथम रियासत कोटा के द्वारा किया गया। तो क्या कहलाती है? दास प्रथा है। दास प्रथा की जानकारी हमें प्रथम बार कहां से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से भारत में 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक दास निवारण अधिनियम पारित किया और इसके तहत रोक गए थे। कोटा ने इसमें प्रथम प्रयास किया। कोटा के द्वारा दास निवारण अधिनियम पर प्रथम बार रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद में अगली प्रथा आती है बैंकुटी प्रथा। कौन सी आती है? बैंकुटी प्रथा है 19वीं प्रथा। कौन सी आती है? बैंकुटी प्रथा है। तो अपने किसी सम्माननीय गणमाननीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण, अपने क्षेत्र में सम्माननीय गणमाननीय आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के उपरांत उस व्यक्ति को बड़े गाजे बाजे के साथ अर्थी पर लेटाकर शमशान की ओर ले जाया जाता है। उस व्यक्ति को लेटाकर कहाँ? अर्थी पर लेटाते हैं और शमशान की ओर ले जाया जाता है। यह सब यात्रा क्या कहलाती है? बैंकुटी कहलाती है। ये जो सब यात्रा होती है, यानी शमशान घर से लेकर शमशान की ओर जो यात्रा जाती है, इस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? बैंकुटी यात्रा के नाम से। तथा अर्थी के ऊपर से जो पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बखेर कहा जाता है। अर्थी के ऊपर से क्या है? पैसे फेंक दिए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? उसको बखेर कहा जाता है। तो इसमें बैंकुटी पड़ता है। गणमाननीय, आदरणीय, पूजनीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उनकी देह को शमशान तक बड़े गाजे बाजे के साथ ले जाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? बैंकुटी कहा जाता है। और इसके ऊपर से जो पैसे बखेरे जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम बखेर के नाम से जानते हैं। उनको किस नाम से जाना जाता है? बखेर के नाम से जाना जाता है। यानी अंतिम समय में जो व्यक्ति है उसके हाथ खाली होते हैं। सिकंदर ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो और मुझे जब दफनाने के लिए ले जाया जाए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, तो मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ है।
जिसे मैं लोगों को यह बता सकूं कि मैं जो 7 समुद्रों को जीतने वाला व्यक्ति था वह भी अंतिम समय में खाली गया था। तो आम आदमी की औकात क्या है। तो बेकोटी प्रथा, आदरणीय गणमान्य व्यक्ति को जब शमशान की तरफ ले जाया जाता है तो ये यात्रा क्या कहलाती है, बेकोटी। और इसमें जो ऊपर से पैसे बिखेर जाते हैं उसको बिखेर कहा जाता है। एक इसमें आता है बारहवां, 20वीं प्रथा कौन सी आती है, बारहवां। आजकल तो यह प्रथा बंद होगी, 12वां किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, 12वां कहा जाता है। नुक्ता प्रथा मौसद या खर्च के नाम से जाना जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन 12 दिन बैठे रहते हैं, 12 दिन का सभी को बुलाया जाता है, नातेदारों को बुलाया जाता है, उन्हें खाने पर इनवाइट किया जाता है। तो मृत्यु भोजन को क्या कहा जाता है, मृत्यु भोजन को किस नाम से जानते हैं, 12वां या खर्च के नाम से जाना जाता है। तो 20वीं प्रथा कौन सी, आज का विषय बंद कर दिया, सभी जगह इस पर क्या है, प्रथा पर रोक लगा दी गई है। तो बुजुर्ग व्यक्ति की याद में दिया गया मृत्यु भोजन, बुजुर्ग व्यक्ति की याद में दिया जाता जो भोजन है उसे 12वां कहा जाता है या इसे खर्च के नाम से जाना जाता है। तथा जो कई बार होता है कि जीवित व्यक्ति की याद में दिया गया भोजन क्या कहलाता है, जोसर। जीवित व्यक्ति की याद में दिया गया भोजन क्या कहलाता है, जोसर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी कुछ प्रथाएं थी। एक ओपरी प्रथा जो हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं, तो उस आदिवासी क्षेत्रों में जो बाहर के क्षेत्र है वहाँ पर प्रचलन है। राजस्थान में इसके बारे में देखने को नहीं मिलता, पहले था लेकिन आजकल इसको बंद कर दिया गया है। तो ये हमारी मोस्टली कुछ प्रथाएं जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिसने कहा था तो उनके लिए क्या ये प्रथाएं पहले करवाई गई। और अब हम किसान आंदोलन उनके बारे में चर्चा करेंगे। आंदोलन वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ना तो वो था लेकिन किसी ने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाए। तो हमने प्रथा पढ़ी थी, दहेज प्रथा पढ़ी, नाता प्रथा पढ़ी थी, इसके बाद हमने डाकण प्रथा पढ़ी, डाकण के बाद में हमने पढ़ा था कि बेगार प्रथा, बेगार के बाद में सती प्रथा या समेड़ा है, सेड़ा पढ़ी थी, सती प्रथा है, महासती है और सता प्रथा पढ़ी थी। और इसके बाद हमने पढ़ा था दहेज और जो कौन सी आती है, बाल विवाह, कन्या वध है, बाल विवाह है, कन्या वध है, त्याग प्रथा है, कन्या वध है, त्याग प्रथा है और नुक्ता प्रथा है, नुक्ता प्रथा है, हाली या सागरी प्रथा है। और इसमें हमने पढ़ा था बेकोटी प्रथा है, बेकोटी प्रथा है, दास प्रथा है, डावरिया प्रथा है। तो ये हमने जो प्रथाएं हैं राजस्थान की मुख्य प्रथाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो इन प्रथाओं में इतना, कल की क्लास में हम आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।